नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 64 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें शिक्षण विधियों के बहुत ही सेलेक्टेड और शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए रामबाण का कार्य करेंगे। साथियों, जुलाई का पेपर आपके बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। जुलाई में ये आपका पेपर है, तो निश्चित तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट टाइम में बिल्कुल मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके की तैयारी करवा दूंगा मित्रों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये 3rd ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा ना, उसके लिए भी बेहद उपयोगी है साथियों। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उद्देश्यों के वर्गीकरण का विचार सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? B.S. ब्लूम के द्वारा, हर्बर्टसन के द्वारा, एचिसन के द्वारा और कोहलर के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइए। देखिएगा, उद्देश्यों के वर्गीकरण का विचार सबसे पहले जिसने दिया था साथियों, उसका नाम है बेंजामिन ब्लूम या B.S. ब्लूम, अर्थात विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 1 पे सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। याद रखिएगा प्रश्न को, इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया मुदालियर कमीशन ने किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने किया, राधाकृष्णन कमीशन ने किया या इनमें से सभी ने किया? तो साथियों प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया? साथियों दूसरे प्रश्न में राइट आंसर है आपके राधाकृष्णन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ही भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया गया था। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपके, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय मूर्त है, यह अतार्किक विषय है, यह एक कठिन विषय है और यह एक तार्किक विषय है। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है? गणित की प्रकृति एवं संरचना में साथियों देखो, विषय जो गणित विषय है ये मूर्त नहीं है, बल्कि गणित एक अमूर्त विषय है। कैसा विषय है? गणित एक अमूर्त। तो ये आपका आंसर नहीं है। यह अतार्किक विषय नहीं है साथियों, तार्किक विषय है, कठिन विषय नहीं कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ आपका विकल्प नंबर 4 प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, विज्ञान विषय का अध्यापक शामपट्ट का बेहतर प्रयोग कर सकता है लेखा चित्र बनाने में, आकृतियां बनाने में या फिर मुख्य बिंदुओं को लिखने में या इनमें से सभी? तो प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। विज्ञान विषय का जो अध्यापक होता है साथियों, शामपट्ट का बेहतर प्रयोग वो आकृतियां उस पर बना सकता है, बिंदुओं को लिख सकता है, लेखा चित्र बना सकता है, मतलब इनमें से सभी वाला जो विकल्प है, उपरोक्त सभी, चौथा विकल्प यही आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक और कम से कम 2 जगह शेयर वीडियो को जरूर करिएगा साथियों। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है बट फिर भी आप इसको लाइक शेयर नहीं करते हो। तो चलिए नेक्स्ट। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 है आपके, शिक्षा बिना बोझ के किसका सुझाव है? यशपाल समिति का, NCTE का, CABE का और मुदालियर आयोग का? साथियों प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है? शिक्षा बिना बोझ के मतलब बोझ रहित शिक्षा। साथियों NCTE, मुदालियर आयोग, CABE या यशपाल समिति, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 6 में? तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 6 का। साथियों शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति का सुझाव है, लर्निंग विदाउट बर्डन। किसने बताया है? यशपाल समिति ने। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 7वें प्रश्न को देखेंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने उपागम हैं? 1 उपागम है, 2 उपागम है, 3 उपागम है और 4 उपागम है? तो साथियों शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपागम यहाँ पर पूछे गए हैं। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही रहेगा? साथियों शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने उपागम होते हैं? 2 उपागम होते हैं। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा मृदुल उपागम है? अध्यापक यंत्र, प्रोजेक्टर, आरेख और दूरदर्शन। तो देखो, एक तो होता है कठोर उपागम और एक होता है मृदुल उपागम। साथियों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये जो उपागम है, इसमें यहाँ पर मृदुल उपागम की बात की जा रही है। साथियों, कौन सा उपागम यहाँ पर मृदुल उपागम के अंतर्गत सम्मिलित होगा? तो 8वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। देखिए, दूरदर्शन। दूरदर्शन एक मशीन है साथियों। मशीन मतलब कठोर उपागम। कौन से उपागम में आएगा? ये कठोर उपागम में ये आ जाएगा। प्रोजेक्टर, ये भी एक मशीन है। ये भी कौन से उपागम में आएगा साथियों? ये भी कठोर उपागम में आ जाएगा। अब आपके सामने दो विकल्प बच रहे हैं, एक तो अध्यापक यंत्र बच रहा है और एक आरेख बच रहा है। तो बताइए प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो मृदुल उपागम होता है, उसमें जो आरेख है साथियों, इस ये जो विकल्प दिए हुए हैं, इसमें ये जो आरेख है ये मृदुल उपागम में सम्मिलित होगा। किसमें सम्मिलित होगा? मृदुल उपागम में। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। अध्यापक कोई भी यंत्र का यूज करता है, यंत्र मतलब मशीन से संबंधित है, तो फिर वो भी कठोर उपागम में ही सम्मिलित होगा। इसलिए ओनली तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या जो 8 है, इसका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षण विधियों के अलावा मैंने साइकोलॉजी की, आपके हिंदी की, आपके संस्कृत की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है और बीच बीच में स्पेशल वीडियो भी मैं आपको देता हूं साथियों। तो सभी चीज़ें निःशुल्क है, फ़ायदा जरूर उठाइएगा। चलिए नेक्स्ट 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 साथियों, 9वां प्रश्न है, प्रारंभिक भाषा कक्षाओं में बच्चों के निम्न स्तर का कारण क्या है? कक्षा में प्रचलित शिक्षण प्रक्रियाएं, बच्चों के अभिभावक उनके पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों की पढ़ाई में अरुचि और स्कूलों की कमी। तो बताओ प्रश्न संख्या 9 में आपके कौन सा आंसर सही रहेगा? जो प्रारंभिक भाषा कक्षाएं होती है साथियों, इसमें बच्चों के निम्न स्तर का जो कारण है वो आपको किस विकल्प में दिख रहा है? तो 9वें प्रश्न में देखो, यहाँ पर कक्षा में प्रचलित शिक्षण प्रक्रियाएं हो सकती है, बच्चों के अभिभावक उनके पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, ये गलत है। बच्चों की पढ़ाई में अरुचि साथियों, ये भी गलत है। और स्कूलों की कमी, तो पहला या चौथा कौन से विकल्प का चुनाव करोगे आप प्रश्न संख्या 9 में? साथियों, 9वें प्रश्न में राइट आंसर रहेगा आपके स्कूलों की कमी। अब तो नहीं है भाई, राइट आंसर आपके विकल्प नंबर 1 रहेगा। कक्षा में प्रचलित जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं वो पुरानी प्रक्रियाओं से बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए बच्चों का जो स्तर है वो निम्न स्तर होता है साथियों। तो विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि। तो उस विधि का चुनाव करिएगा साथियों जो कि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 10 में सही आंसर चुनिए। कौन सा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है? तो व्याख्यान विधि तो मानसिक निष्कर्ष, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो पूर्णतः गलत है साथियों। प्रयोगशाला, समस्या समाधान या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन। साथियों, 10वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जो समस्या समाधान विधि है साथियों, यह मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपके 11वां प्रश्न है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट और मॉडल। तो प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर बताइए। कौन सा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है? देखिए, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री और अप्रक्षेपी शिक्षण सामग्री की अगर हम बात करें साथियों, तो मॉडल, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, तीनों को ही प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री में नहीं रखा जाता है, बल्कि आपके जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर सिरो प्रक्षेपी यंत्र। साथियों, यह एक प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या 11 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम परीक्षण की नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, योजना और विभेदकारिता। तो देखिए, जो विशेषता उत्तम परीक्षण की नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 12 में करना है साथियों। 12वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है
देखिए जो एक उत्तम परीक्षण होता है वह विश्वसनीय होता है, उसमें विश्वसनीयता पाई जाती है, उसमें वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है साथियों, और उसमें विभेदकारिता भी पाई जाती है। विभेदकारिता मतलब जो सामान्य, पिछड़े हुए बालक, प्रतिभाशाली बालक, इनमें अंतर करने वाला। वस्तुनिष्ठता मतलब जिसका एक निश्चित उत्तर हो। विश्वसनीयता मतलब जिसमें अलग अलग जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनर साथियों, उनके द्वारा जो कॉपी चेक की जाती है उनकी चेक करने के बावजूद भी कोई अंतर नहीं आना। ये तीनों ही चीज़ें एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है, लेकिन जो योजना है ये उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होती है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और बोध। तो साथियों इनमें से किस विकल्प में भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य बता रखे हैं? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर बताइए, आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए यहाँ पर जो ज्ञान और बोध है दोनों चीजें यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, और साथियों जो अनुमूल्यन है क्या है, तीसरा विकल्प जो है अनुमूल्यन, ये यहाँ पर भावात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? भावात्मक पक्ष से। इसलिए 13वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 13वें प्रश्न में बिल्कुल तीसरा विकल्प ही आपका सही आंसर है। अनुमूल्यन का संबंध भावात्मक पक्ष से होता है। तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ थर्ड विकल्प अनुमूल्यन रहेगा साथियों। आपके प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। निम्न में से विद्यालय के छात्रों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, इसमें पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है, और मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने के योग्य बनाती है। तो बताओ प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प सही है? देखिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, मौखिक कार्य मतलब जिसमें मौखिक रूप से ही चीज़ों को हल कर लिया जाता है। तो साथियों समय बचाती है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ना ही पेपर पेंसिल की आवश्यकता होती है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। बल्कि साथियों पहला या चौथे कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न नंबर 14 में? तो 14वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। ये क्या साथियों, मौखिक कार्य साथ जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 15वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या पूछ रहा है? गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषय निष्ठता। तो 15वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? गणित की तार्किकता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है साथियों? तो देखो गणित की तार्किकता जो है उसमें शुद्धता पाई जाती है, परिणाम की निश्चितता इसमें होती है साथियों, बिल्कुल एक निश्चित परिणाम इसमें आता है, इसमें मौलिकता भी पाई जाती है, लेकिन विषय निष्ठता जो है, विषय निष्ठता साथियों ये गणित की तार्किकता की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होती है। अतः विकल्प नंबर आपके 4 प्रश्न संख्या 15 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 16वां प्रश्न, 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके 16वां प्रश्न है, निम्न में से सही मायनों में गणित है। तो साथियों गणित क्या है सही मायनों में? मूर्त विज्ञान है गणित, अमूर्त विज्ञान है गणित, भौतिकी विज्ञान है गणित, और सापेक्षिक विज्ञान है गणित। तो दिए गए विकल्पों में से सही मायनों में गणित क्या है साथियों? कौन से विकल्प पर जाओगे प्रश्न संख्या 16 में? तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। निम्न में से सही मायनों में गणित देखो मूर्त विज्ञान नहीं है, ना ही भौतिकी विज्ञान है, ना ही सापेक्षिक विज्ञान है, बल्कि साथियों सही मायनों में गणित क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 16 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से गणित की भाषा है संकेतात्मक भाषा है गणित की, राष्ट्रीय भाषा है गणित की, जटिल भाषा है गणित की, और वैदिक भाषा है गणित की। तो बताओ प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही है? इनमें से साथियों गणित की भाषा कैसी है? साथियों गणित की भाषा जटिल या कठिन नहीं है, ना ही वैदिक है, ना ही राष्ट्रीय है, बल्कि गणित की भाषा क्या है साथियों? संकेतात्मक है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18,
निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? आगमनात्मक शिक्षण विधि, निगमनात्मक शिक्षण विधि, प्रयोजना शिक्षण विधि और विश्लेषणात्मक शिक्षण विधि। तो बताओ प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प आपका सही है? वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग औपचारिक कक्षा में आप नहीं कर सकते हो साथियों? तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर दीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही रहेगा? देखिए साथियों, औपचारिक कक्षा मतलब जो स्कूल की क्लास होती है उसकी बात की जा रही है। जो कक्ष में बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, तो उसमें आप आगमनात्मक विधि का भी प्रयोग कर सकते हो और निगमनात्मक विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। उसमें आप विश्लेषणात्मक विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन साथियों, उसमें प्रयोजना विधि का प्रयोग करना बहुत ही कठिन हो जाता है कक्ष के अंदर। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और इनमें से सभी। तो देखो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनकी सीमा इनमें से क्या है साथियों? तो देखो, पहली चीज़ तो है निर्माण में कठिनाई आती है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है साथियों। संख्या बहुत ज़्यादा होने से इनके निर्माण में भी हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती है। तो ये तो सही बात है। जटिल प्रक्रियाओं को ये नहीं माप सकते हैं और इसमें अनुमान लगाने की प्रक्रिया, जो अनुमान लगाना है वो भी, इसकी संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमाओं को प्रकट करते हैं। तो फोर्थ विकल्प ही आपके 19वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है आपके, यदि एक छात्र अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? वस्तुनिष्ठता है, वेदता है, विश्वसनीयता है और सभ्यता है। साथियों, 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा? तो देखो, यहाँ पर बात की जा रही है प्रश्न नंबर 20 में कि एक छात्र अलग अलग परीक्षकों से, मतलब परीक्षक मतलब कॉपी चेक करने वाले अलग अलग है, अब वो 80 में से 42 अंक समान रूप से सभी से प्राप्त कर रहा है साथियों। तो वो वेदता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, सभ्यता तो आप हटा दीजिए। यहाँ पर हमने 3 विकल्प बच रहे हैं, वस्तुनिष्ठता, वेदता और विश्वसनीयता। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3। ये विश्वसनीयता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? विश्वसनीयता का। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक है, स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, मध्यस्थ चर है और इनमें से सभी। तो इन चीज़ों को मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखा है साथियों कि शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से चर होते हैं? एक तो स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर और एक मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर कौन होता है? अध्यापक होता है। आश्रित चर कौन होता है? छात्र होता है। और मध्यस्थ चर कौन होता है? अध्यापक होता है। तो यहाँ पर मध्यस्थ चर कौन होता है? पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ पर अध्यापक की बात की जा रही है। तो अध्यापक क्या है? यहाँ पर एक स्वतंत्र चर है। विकल्प 1 इसलिए आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। 21वें में आपके प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। तो चलिए 22वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है, बोधात्मक है, ज्ञानात्मक है, रचनात्मक है और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही रहेगा? साथियों, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य अवबोधात्मक उद्देश्य भी होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य भी होता है, रचनात्मक भी होता है। यहाँ पर विकल्प नंबर जो 4 है इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है यही आपके प्रश्न संख्या 22 में बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। आपके 23वां प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा उपयोगी है? साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या लिखित परीक्षा? तो साथियों 23वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा? साथियों, निबंधात्मक परीक्षा में विश्वसनीयता की, वैधता की, इनकी बहुत कमियां पाई जाती है साथियों। अतः यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो अधिक विश्वसनीय परीक्षा है, अधिक उपयोगी परीक्षा है, वो होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। कौन सी परीक्षा होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 23 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए 24वें मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 24वां प्रश्न है, स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन और इनमें से सभी। तो यहाँ पर नियोजन प्रणाली के सोपान आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 24 में। देखिए स्वाध्याय प्रणाली के सोपान पूछे जा रहे हैं। तो देखो नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की पहले नियोजन किया जाता है, योजना बनाई जाती है, फिर उस योजना पर क्रियान्वयन किया जाता है और बाद में मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये स्वाध्याय प्रणाली के सोपानों में आता है। तो फोर्थ विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और ये टेस्ट नंबर आपके 64 पूरा हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर 64 टेस्टों को हल कर चुके हो, शिक्षण विधियों के 64 टेस्टों को। 100 टेस्टों की सीरीज है, इसके पहले के सभी टेस्ट यहाँ जो मैं प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ तो उसमें आप टच करके, वीडियो जब पूरा होने वाला होता है तब प्लेलिस्ट यहाँ आती है, उस पर टच करके पिछले सभी टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। तो अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा में प्रथम कौशल कौन सा है? पठन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल और संभाषण कौशल। साथियों भाषाई कौशलों की संख्या 4 होती है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है, और सबसे पहले मतलब प्रथम जो कौशल होता है वो श्रवण कौशल होता है। अर्थात 25वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। तो ये आपके कंप्लीट हुआ पेपर नंबर 64। अब आपके यहाँ पर 64 टेस्ट हो चुके हैं, 36 टेस्ट आना और बाकी है आपके टीचिंग मेथड के, जो कि एग्ज़ाम के पहले मैं करवा दूंगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।